मतलब मेरा जो क्या कह लो हमारी ड्यूटी है वो ये है कि मेरे को अपने हस्बैंड की देख रेख करनी है। सो हमारा पूरा फोकस जो है वो हमारे लव्ड वन के ऊपर चला जाता है और हमें ये भ्रम रहता है कि अगर मैं अपनी टेक केयर करूंगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस नजर आएगी लोगों को भी, और मैं खुद भी अपने आप को इस दायरे में समेट के रख लूंगी कि मैं अपना ध्यान कैसे रख सकती हूँ जब जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ वो इतनी पेन में है, वो इतनी पीड़ा में है। मैं अपना ध्यान या अपने आप की खुशी के लिए ये चीजें सब कैसे कर सकती हूँ। सो धीरे धीरे जब हम यहाँ पे फैमिली से मिलते हैं, सो हम देखते हैं कि वो खुद अपना ध्यान रखना बंद कर देते हैं। कोई सैर पे जाता है, सैर बंद हो जाती है, उनको बीमारियां लग जाती हैं, वो बीमारी के लिए इलाज के लिए नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपनी अपॉइंटमेंट्स मिस होने लग जाती हैं, उनकी अपनी नींद खराब होती है, खाने का कुछ पता नहीं होता, बिकॉज 24/7 हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने लव्ड वन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, या हम ये सोच रहे हैं कि उनको कैसे ठीक करें, या वो जो जिस तरीके से हमें बिहेव कर रहे हैं हम उसी चीज से, उस ट्रैप से निकल नहीं पा रहे कि ये हमारे साथ हो क्या गया, और हम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। ये अगर मैं यहाँ बैठी सारी फैमिली से पूछूं तो किस किस के साथ ये स्टेट आती है जहां हम बिल्कुल अपना आप भुला देते हैं और अपने लव्ड वन के लिए हम दिन रात अवेलेबल होते हैं। एवरीबडी, है ना, सभी के हाथ ऐसे खड़े हैं। मतलब एक टाइम होता है कि हम रात को भी नहीं सोते हैं, हम उनकी सांसें चेक कर रहे होते हैं कि ये ठीक है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है रात को। यहाँ पे जो एक भ्रम सबसे पहले हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमेशा हम आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जिससे आप ऐसी चीजों, ऐसी सोचें आप और ऐसी धारणाएं तोड़ सकें जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो सबसे जरूरी है कि अगर आपको किसी को परोसना है तो सबसे पहले आपकी थाली में खाना होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी की मदद करनी है, बिकॉज आप यहाँ पे क्या हो, सपोर्ट ग्रुप, एक सपोर्ट सिस्टम हो हमारे लव्ड वन के लिए। ठीक है, केयर गिवर हम आपको बोलते हैं। केयर गिवर को अपनी केयर बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अपनी केयर नहीं करेंगे तो आप इन रिटर्न अपने पेशेंट, अपने लव्ड वन की मदद नहीं कर पाएंगे। आप ये देखें कि जब आप किसी की केयर कर रहे हैं, अगर हम एडिक्शन की बात अभी बाद में करेंगे, घर में कोई बुजुर्ग है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, कोई कैंसर की स्टेज पे चल रहा है, किसी को डायबिटीज है या किसी की कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी केयर करते 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 थक जाते हैं। इतना थक जाते हैं कि बर्न आउट हो जाते हैं, हमारा मूड इरिटेबल होना शुरू हो जाता है, हमारी नींद खराब होनी शुरू हो जाती है, हम खाना प्रॉपर्ली नहीं खा पाते हैं। पर उस टाइम पे हम अपनी सेल्फ केयर बिल्कुल नहीं करते। लोग पता क्या कहते हैं, लोग कहते हैं अच्छा तू तेनू गुरुद्वारे जान दी पई है, तेनू किट्टियां ते जान दी पई है, तेनू बाजार च जान दी पई है, तेनू शॉपिंग दी पई है, तेनू पता नहीं घर बीमार बंदा पिया होया है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो नेसेसिटीज हैं हमारी लाइफ की, वी हैव टू डू। और सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम तैयार श्यार होके बिंदी लिपस्टिक लगा के तो घूमने जा रहे हैं। सेल्फ केयर का मतलब है अपनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ का ध्यान रखना। अगर आप बताएं, आप सभी अपने पेशेंट्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ कितने सालों से लगे हुए हैं? क्या पता बचपन से ही लगे हुए हैं, क्या पता 5 साल से लगे हुए हैं, 10 साल से लगे हुए हैं। इन 10 सालों में किसी ने अपना बीपी चेक कराया कभी? किसी ने जाकर के किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ये पूछा कि मैम चलो ये तो है, लेकिन मेरा मूड इतना खराब रहता है, मुझे इतनी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मुझे इतनी एंजाइटी होती है, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मेरी एपेटाइट कम हो गई है, या मैं अब ना एनर्जेटिक नहीं रही बिल्कुल भी। जितनी एनर्जी मुझ में पहले थी ना भाग दौड़ के सारे काम करने की, मुझ में वो रही नहीं। यहाँ तक कि मेरा सारा फोकस बच्चों से भी शिफ्ट होके यहाँ चला गया। हमारे पास पीछे एक आई थी फैमिली, उसमें उनके ट्विंस थे, आई थिंक 3 या 4 साल के बच्चे थे, और उन्होंने आके शेयर किया कि मेरी को डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा होगी अपने हस्बैंड पे, मुझे कुछ नजर नहीं आता। ये 3-4 साल के बच्चे जो ट्विंस हैं, इनको मेरी इतनी जरूरत है मैम, पर मैंने उनके लिए आया रख दी है
कि वही देख रही है, वही नहला रही है, वही खिला रही है, मुझे ये भी नहीं पता उन्होंने दूध पिया कि नहीं पिया, क्योंकि मेरी पूरी कोडिपेंडेंसी यहाँ पे है। आप कह रहे हो अपना ध्यान रखो, ध्यान कहाँ से मैं रखूं, मैं कहाँ से? एंड टू द एक्सटेंट शी स्टार्टेड टेकिंग सम काइंड ऑफ एडिक्शन टू शो हिम कि तू नहीं ठीक होता तो ये देख मैं भी लेके बताती हूँ। मतलब इतनी हमारी कोडिपेंडेंसी होती है और हम सेल्फ केयर करना बंद कर देते हैं। सो हमने उनको बोला पहले खुद अपना ध्यान रखेंगे, फिर जैसे मैम ने अभी बताया कि खाली थाली से तो आप किसी को परोस नहीं सकते, खाली गिलास से आप पानी भी नहीं दे सकते, यू हैव टू फिल दैट ग्लास। सो इन द सेम वे यू हैव टू फिल योर सेल्फ। पहले सेल्फ केयर करेंगे हर तरह से, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने मूड, अपने बिहेवियर, अपनी एक एक चीज का अगर हम ध्यान रखेंगे तभी हम किसी की मदद कर पाएंगे। देखो मदद हम तब करेंगे जब खुद की मदद करेंगे। पहले हम बस अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। सेक्रीफाइस इज नॉट द टर्म। हमें हेल्प करना है पर हेल्प भी कुछ बाउंड्रीज को रख के करना है। सेल्फ केयर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम नहीं करेंगे तो एक टाइम आ जाएगा कि हम भी हम रोगियों बन जाएंगे फिर। क्योंकि सेल्फ केयर क्या है, समाज में ऐसे देखने को मिलता है कि सेल्फ केयर का मतलब है कि ये बहुत सेल्फिश है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेल्फिशनेस वो होती है, एक तो हमारी जब इंटेंशन अच्छी नहीं होती, हमें ऐसे लगता है कि सेल्फिशनेस का मतलब है कि दूसरे किसी से कुछ लेना, पर यहाँ तो हमारा कोई मोटिव नहीं है ऐसा। क्या है आपका किसी का ऐसा मोटिव? आप तो सब कुछ न्यौछावर, जैसे मैम ने बोला, न्यौछावर करना चाहते हो अपने लव्ड वन के ऊपर, कि हमारी जो आखिरी सांस तक वाह पड़ती है हम सारा कुछ न्यौछावर कर दें, चाहे वो फिजिकली है, इमोशनली है, फाइनेंशियली है, या आप कह लो कि आपका जिस तरह से भी है, आप हर तरीके से उसकी मदद करना चाहते हो। जहाँ पे ना हमारी इंटेंशन बुरी है और ना ही हम उसको दुखी देखना चाहते हैं, तो क्या हम अपना टेक केयर किए बिना ऐसा कुछ उसके लिए कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम एक दिन बिल्कुल ड्रेन हो जाएंगे। और बहुत फैमिलीज हमारे पास पहुंचती तब है जब वो कंप्लीटली ड्रेन हुई होती हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने सारे तौर तरीके, अपने सारे टेक्निक्स लगा चुके होते हो आप, चाहे वो रूठना है, मनाना है, गुस्सा करना है, नेबल करना है, कोडिपेंडेंसी है, कहीं इसको कहीं लेके जाना। सो इतने सालों से जो आप कर रहे होते हो, आप सिर्फ इनकी टेक केयर कर रहे होते हो। सेल्फ केयर जीरो होती है आपकी उतने सालों में, जितने सालों की आपकी सफरिंग है, चाहे वो 5 साल, 10 साल, 20 साल लगा लो, सेल्फ केयर बिल्कुल आपकी जीरो है। और जब आप हमारे पास आते हो, आप बिल्कुल शून्य पे, जैसे वो टी टी बीप बज रही होती है ना हमारे फोन की भी बैटरी की, कि अब बस लगा लो, हम तब भी लगे रहते हैं। बीप बजनी शुरू हो जाती है हमारी भी, हमारे घुटने दर्द होने शुरू हो जाते हैं, माइग्रेन्स होनी शुरू हो जाती है, बट फिर भी हम एंड टाइम तक लगे रहते हैं कि नहीं, जब तक पूरे ऑफ ना हो जाए। सो फिर भी लगाते हो, आप फोन को लगाते हो ना चार्जिंग पे, है ना? सो ऐसे ही हमने भी तो अपने रिसोर्सेज, अपने अपने आप को रिजुविनेट करना है, ताकि हम मदद कर सकें, ताकि हम काम पे लग सकें। आप इतने सालों से काम पे लगे हुए हो ना, दिन रात उनकी टेक केयर करना, खाना पीना देखना, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, अंदर कब आ रहा है, कब सो रहा है, कब खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ हम काम पे लगे हैं। सो अपने आप को भी तो हमने वो करना है ना, रिजुविनेट, कि हाँ भी मैं एनर्जाइज हो जाऊं, कि मैं फिर से दोबारा काम। और अगर आप काम अपने शरीर के साथ धक्का कर ही जाओगे, ठीक है, तो एक दिन तो थक जाओगे ना, बिल्कुल। अच्छा, सेल्फ केयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? एनीबडी हु कैन टेल? हाँ जी। जी सो दैट फिजिकली अगर फिट हैं तो फिर नेचुरली है कि हमारा माइंड भी स्टेबल होगा, बिल्कुल, और वो साउंड माइंड इन साउंड बॉडी वाली बात। वेरी गुड। तो फिजिकली फिट होना, और जो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं ड्यू टू ओल्ड एज, वो हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है जी। सेल्फ केयर के लिए जो आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट लेंगे, तो इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है हम रीच आउट करेंगे पहले। अगर हमें कोई सिम्टम आ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है, सिर दर्द हो रही है, हो ही जाए, टांगे दर्द हो रही है, हो ही जाए, घबराहट हो रही है, देखना ही नहीं कि शुगर बढ़ी है कि कम होगी है कि क्या हुआ है, हार्ट बीट बढ़ रही है, पता ही नहीं है क्या है। नहीं नहीं, आपको कितनी बारी हमने एक्सप्लेन किया है, हमें कितनी फैमिलीज बोलती हैं ये ठीक होएगा ना तो मैंने आप पे ठीक हो जाना, इसको ठीक कर लो, मेरा बीपी की कोई खैर है। हम कई बार आपको भी बोलते हैं,
आज क्या बात है, आपके फेस पे रौनक नहीं है, आज ये नहीं है। तो हमें दिखता है कि कोई बंदा थका हुआ आया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है या आपके चेहरे पे वो चीज नहीं है, आज कोई अंदर चल रहा है, कुछ थॉट चल रहा है, कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, रीच आउट करेंगे, और कुछ बेसिक चीजें हैं सेल्फ केयर की। नींद 8 घंटे लेना। अगर आपको 8 घंटे नींद नहीं आ रही तो आप अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। वॉक एंड एक्सरसाइज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आधा घंटा सैर करना, दिन में 10,000 स्टेप कर लेना, ये बहुत जरूरी है। हम जैसे निछावर वाली बातें हैं, स्पेशली मैं फीमेल्स को बोलूंगी, सुबह से उठ जाते हैं, सुबह से लेके काम करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, बच्चे का टिफिन बनाना है, बच्चे को भेजना है, अब ये करना है, अब खुद काम के लिए लग जाना है। सारा दिन हम बस खुश करने में लगे हुए हैं। बच्चा ना नाराज हो जाए, उसकी पसंद की चीज बना ले, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। सुबह से लेके 4-5 बजे से लेके रात तक हम ऑन टूर्स हैं, लेकिन अपनी हेल्थ हमने नहीं देखी, इग्नोर कर दी। अपनी इमोशंस क्या चल रही हैं, मूड कैसा चल रहा है, अगर अच्छा नहीं लग रहा, एक मैंने आपको बताया कि वॉक एक्सरसाइज, एक बताया स्लीप, एक मैं बताना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन, इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हेल्दी कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है और उसके बारे में आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो अंदर आपके सप्रेस होगी ये इमोशन, और फिर वो एक दिन फटेगी फटेगी, वो किसी और रूप में बाहर आएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी और रूप में। तो आप कितनी हेल्दीली अपनी बात को रख सकते हैं किसी के सामने, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वहां पे हमने सेफ एग्जिट कैसे करना है, बात को छोटी कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अपनी बात असर्टिवली रख भी दी और लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। अगर आप अपनी सेल्फ केयर कर पाएंगे, और जहां आपको जरूरत है, यू हैव गॉट द थेरेपिस्ट, आपके पास आपके सबके पर्सनल थेरेपिस्ट हैं, आप बात करें ताकि हम हेल्प कर सकें। सेल्फिशनेस नहीं है ये, जैसे मैम ने बताया, सेल्फिशनेस होती है जब आप अपना ही सोचते हो, बस किसी और का नहीं सोच रहे। यहाँ उल्टा है, आप इतना डिपेंडेंट हो, इतना को डिपेंडेंट हो कि आप दूसरे का ही सोच रहे हो और अपना नहीं सोच रहे, और आप इतने बर्न आउट हो चुके हो, इतने थक चुके हो कि बस हो गई है। वो थकने के बाद फिर हमारा वही शुरू हो जाता है, या एनेबलिंग बिहेवियर आ जाता है, या फिर हमारा प्रोवोकिंग बिहेवियर आ जाता है। और सेल्फ केयर की जब हम बात कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जब आप लोग बैठते हो तो आप लोग ये मत सोचो कि आप अपने लव्ड वन के लिए बैठे हो। जब आप इन कुर्सियों पे बैठ के ये सोचोगे ना कि हम अपने लिए बैठे हैं, वहां से आपकी सेल्फ केयर की जो जर्नी है ना वो शुरू शुरू हो रही है। बिकॉज हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे लगता है कि सिर्फ ये ठीक हो जाए ना तो हमने ठीक हो ही जाना। हम ये एक धारणा लेके ना चल रहे हैं, और हम यहाँ पे भी जब बैठे होते हैं हमें ऐसे लगता है हम उनके लिए बैठे हैं। पर देखो वो भी अगर बीमार हैं तो कहीं ना कहीं तो इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम रही है ना, जहाँ जिस फैमिली से वो आया, चाहे वो जीन्स है, चाहे वो घर का एनवायरनमेंट है, तो इस एनवायरनमेंट में आप भी तो हो। सो हो सकता है कि आप में भी प्रॉब्लम हो। तो जब आप यहाँ फैमिली मीटिंग में बैठ रहे हो, तो जब आप एक एक वर्ड सुनते हो, उसको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने, अपने अंदर चाती मारने की कोशिश किया करो कि ये वाकई मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर हम, जैसे मैम ने बोला, कि रीच आउट करें कि मैम ये जो बात बोली है ना, ऐसे तो मेरे साथ भी होता है मैम, ये मेरे लव्ड वन के साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी है मैम, ऐसा शक मुझे भी कई बार आता है मैम, ये सोचों के जाल में मैं भी फंस जाती हूँ कई बारी। सो जब आप इन कुर्सियों पे अपने लिए बैठना शुरू और अपने लिए समझना मानना शुरू कर दोगे, वहां से आपकी सेल्फ केयर की जर्नी जो है शुरू हो जाएगी। सो सेल्फ केयर के आगे ही हम जैसे बढ़ते हैं, सेल्फ केयर इतना ज्यादा करते हैं क्योंकि हम बाउंड्रीज मेंटेन नहीं रख पाते हैं। हम एक बाउंड्री नहीं मेंटेन कर पा रहे कि दूसरा जो इंसान है उसकी अपनी जर्नी है, अपनी पेन है, अपना टाइम है, अपनी सफरिंग है। हमें लगता है कि मैंने सब कुछ उसके लिए करना है, और जब हम ये बाउंड्री को इंटैक्ट नहीं रख पाते हैं तो जो है, जो हम बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाते हैं। राइट मैम? राइट। अब जैसे मैम ने बताया कि हम बाउंड्रीज नहीं रख पाते हैं, नेक्स्ट हमारा, और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी हम टॉपिक्स लेके आते हैं ना, आप लोगों के लिए लेके आते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज चल रही होती हैं,
एक वीक में या पिछले वीक में, या कभी कभी हमें कॉल्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज की, उनकी जो पर्सनल जो वीकनेसेस चल रही हैं, या उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा तालमेल नहीं बन रहा फैमिलीज में और इंटरनली कुछ पेन्स चल रही हैं, उसके हिसाब से हम कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं। जो मैम ने कहा, इट्स रियली ट्रू। आप अगर सिर्फ ये सोच के आएंगे कि आज का दिन मीटिंग डे है मेरा और मैंने अपने बच्चे से मिलके जाना है, उसको प्यार करना है, तो देन इट इज नॉट ट्रू। आज के दिन में आपने क्या बात अपने अंदर सीखी, उसको अप्लाई किया, और क्या पूछा आपने हमसे, क्या आपने यहाँ से कैरी होम मैसेज लिया। क्योंकि अल्टीमेटली सब लोगों को बता दें कि हमारे पास मरीज ने सारी जिंदगी नहीं रहना, हमारे पास तो कुछ देर के लिए है। सारी जिंदगी मरीज ने आपके साथ रहना है, एंड आपने वो स्किल सीखने हैं और अपनी बाउंड्रीज रखनी है ताकि आप उनको मैनेज कर सकें घर जाके। यहाँ पे तो वो एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में है, हम थेरेपीज भी दे रहे हैं, हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं, हम उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशंस भी कर रहे हैं। बट व्हाट अगर हमने इतनी मेहनत की यहाँ पे और घर जाते ही वो सारी बाउंड्रीज फिर से टूट गई और आपने उनकी सारी बातें माननी शुरू कर दी, तो फिर तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बारी हमें बहुत ज्यादा सेटबैक फील होती है इस चीज की कि हम बार बार आपको काउंसिल करने के बाद भी, बार बार मैसेज देने के बाद भी पेरेंट्स की तरफ से वही बिहेवियर आते हैं, सेम बिहेवियर। जब हम फर्स्ट वीक में काउंसलिंग शुरू करते हैं, जब हम 1.5 महीने बाद करते हैं, 2 महीने बाद करते हैं, 3 महीने बाद करते हैं और 6 महीने बाद करते हैं, और जो हम सेम चीजें रेपिटेशन, देखिए रेपिटेशन जब हम करते हैं उसका मतलब ये होता है कोई बात जब पॉजिटिवली रिपीट की जाती है वो दिमाग में पक्की हो जाती है और हम उस बात को पक्का यकीन बना लेते हैं और पॉजिटिवली लेते हैं। लेकिन इतना ज्यादा बार बार रिपीट करने के बाद भी फैमिलीज आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। हमारे जो लव्ड वंस है ना, वो कहते हैं आप हमारी फैमिलीज का ब्रेन वॉश करते हो, तो हम कहते हैं हम आपका नहीं कर पाए, उनका कैसे करेंगे बताओ। तो उनके हिसाब से हम ब्रेन वॉश करते हैं, हमारे हिसाब से हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। पर इतनी ट्रेनिंग के बाद और इतनी साइको एजुकेशन करने के बाद भी जब नेग्लिजेंस आती है तो थोड़ा सा सेटबैक लगता है, हमें एक्चुअली लगता है। फिर हमारे डोपामिन भी खत्म हो जाते हैं। फिर हमारी डोपामिन रिलीज होती है जब हमारा लव्ड वन ठीक होता है, जब हमें आपकी तरफ से एक पॉजिटिव फीडबैक आता है। तो बात अब हम करेंगे हेल्दी रिलेशनशिप्स की, और हेल्दी रिलेशनशिप होती है इंटरडिपेंडेंस। हमने पिछली बारी बात की थी, पिछली से पिछली बारी। एक होता है डिपेंडेंस, टोटल डिपेंडेंस। जब बच्चा पैदा हुआ है 40 डेज का है, वो टोटली डिपेंडेंट है फैमिली के ऊपर। ना वो दूध अपने आप पी सकता है, वो ना सुसु पॉटी बता सकता है, ना वो नैपीज चेंज कर सकता है, सब कुछ फैमिली करती है। वो वाली डिपेंडेंसी इज ओके। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप टॉयलेट जाना शुरू होता है, अपने आप लिखना शुरू होता है, अपने आप चलना शुरू होता है, खाना खाना शुरू होता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो पढ़ाई वढ़ाई कर लेता है, फिर शादी हो जाती है, फिर बिजनेस या नौकरी करता है तो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है। पर एक टर्म है जिसको बोलते हैं को डिपेंडेंस, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है, जितने भी हम फैमिली मेंबर्स हैं, हम को डिपेंडेंट है। सह निर्भरता इसका बोला जाता है, लेकिन इसको हम रोगी कहते हैं। इट इज सेड कि जब ये जो एडिक्शन है ना, एडिक्शन इज अ फैमिली डिजीज। इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन की डिजीज नहीं है कि पेशेंट को लगी है या आपके लव्ड वन को लगी है, ये एक फैमिली डिजीज है। सारी की सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है इसमें, और इतनी बुरी तरह से कोडिपेंडेंट होते हैं। अगर वो खुश तो हम भी खुश, वो उदास तो हम भी उदास, वो नाराज तो हमारा मूड डाउन चला जाता है। पेशेंट ने, हमारे लव्ड वन ने खाना नहीं खाया तो हमने भी नहीं खाया, वो नहीं सो रहा तो हम नहीं सो रहे, और इतना हम उसको खुश करने में लगे हुए हैं, इतना खुश करने में लगे हुए हैं कि हर बात मानी जाती है। मेरा मेन मकसद जो मैं कह रही हूँ ना, हमें सेटबैक होता है, वो इस बात पे होता है। देखो, मैं ऑनलाइन इस फॉरम में बहुत बार कह चुकी हूँ, मरीज की बात नहीं माननी, मरीज की बात नहीं सुननी। क्यों?
क्यों भी बताती हूँ हमेशा, क्योंकि उनकी मर्जी बीमार है, ही इज हैविंग वन डिजीज, उस डिजीज के कारण वो हमारे पास आया है, और उस डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मर्जी। अगर मेरी मर्जी से चलोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर मेरी मर्जी से चलोगे तो मैं नशा भी छोड़ दूंगा, अगर मेरी मर्जी से चलोगे तो जो आप बोलोगे मैं करूंगा। करना उन्हें फिर नहीं जे ਐਵੇਂ तो अंदाजा जिन्ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਹਲੇ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ, बिकॉज ब्रेन इज इन्वॉल्व। क्योंकि ब्रेन जब इन्वॉल्व हो गया तो अपने फैसले कैसे ले सकता है, वो तो उसके ऊपर डिनाइल की परत जमी हुई है। जितने वो प्रोमिसेस आपको कर रहा है, और हमारे पास फैमिली आके फिर क्या कहती है, मैम तो नहीं पता, साडा कल्ला कल्ला मुंडा है, जे कहंदा पिया ना तो चलो भेज दो, कोई गल एवं खुदकुशी कर लेगा, इस तरह कम से कम दवाइयां तो खा रहे हैं ना, इस तरह कम से कम कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना क्रिएट करेगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप सब जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आज मरीज हमारे पास आया है, आपका लव्ड वन आया है ट्रीटमेंट में, उसका कारण उसका बिहेवियर है, सिर्फ नशा नहीं है। उसका बिहेवियर ना आता तो आप कभी ना लेके आते, अगर अनटुवर्ड सिचुएशंस ना होती घर में तो हमने कभी नहीं आना। तो ये जो को डिपेंडेंसी है ना, वो ऐसे भी है जैसे कि आपका लव्ड वन ड्राइविंग सीट पे है, आप पीछे बैठे हुए हैं, वो रैश गाड़ी चलाई जा रहा है, उसको स्पीड ब्रेकर्स नहीं दिख रहे, उसको झटके लग रहे हैं तो हमें भी लग रहे हैं, उसको अगर गाड़ी बच गई, चोट लगी तो हमें भी लग गई है, उसको हमने ड्राइविंग सीट दी हुई है, हमने दी है, किसी और ने नहीं दी, ये याद रखेंगे। ड्राइविंग सीट हमने अपने लव्ड वन को दी हुई है, वो जैसे चाह रहा है वैसे गाड़ी चल रही है। दिस इज को डिपेंडेंसी। जितने झटके वो बजाना चाह रहा है उतने झटके बज रहे हैं। आज वो आपको उम्मीद दे देता है, आपको खुश कर देता है, अब मैं आपको ठीक होके बताऊंगा, और महीना 2 महीने 15 दिन उसने कुछ नहीं किया, उसका बिहेवियर भी ठीक है, तो हम खुश, हम इत्मीनान की उसमें आ जाते हैं। वी हैव सीन एन नंबर ऑफ पेशेंट्स जो 6 महीने ठीक रहते हैं, और पूरा इतना अभी इनिशियली बताया गया था ना, दिस डिजीज इज कनिंग, पावरफुल एंड बैफलिंग, तो इतनी पावरफुल है ना, उसको पता है मैंने कहाँ से कौन सा रास्ता निकालना है। 3 महीने 6 महीने इमोशनल मास्किंग इतनी सुंदर करते हैं, ठीक होके बताते हैं, 7वें महीने वो सारा बिहेवियर, वो सारी चीजें आ सकती है। क्यों? क्योंकि तब तक इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लिया होता है फैमिलीज में उन्होंने कि अब जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा, पर वो होता नहीं है। इसको हमें समझना है, और दिस को डिपेंडेंस शुड बी, इट्स अ टॉक्सिक थिंग, ये बहुत टॉक्सिक है। ये को डिपेंडेंस जो है हमें बढ़ने नहीं देती, कभी भी हमें वही रोक के रखती है। एक मैग्नेट होती है, जब मैग्नेट के साथ जब आपने आयरन लगा दी, चाबी लगा दी, तो आपको खींच के पीछे करना पड़ता है। ये जो को डिपेंडेंस वाला रिलेशनशिप है ना, वो भी ऐसा ही है, मैग्नेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, चिपका हुआ क्लिंगिंग बिहेवियर, उसको खींच के पीछे करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जब खींच के पीछे करते हैं तो वो फिर अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट से अगर आप लोहे को पीछे लेके जाओगे फिर पास लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट ही करेगा। ऐसे ही हमारी को डिपेंडेंसी है, वो इतनी अट्रैक्ट करती है, इतनी अट्रैक्ट करती है कि जाल में फंसा ही लेती है। सो को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हमें इंटरडिपेंडेंसी चाहिए, कि विन विन होना चाहिए, दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए। बाउंड्रीज मेंटेन करने का मतलब है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी आनी चाहिए। जैसे मैम ने बोला कि वो रैश ड्राइविंग कर रहा है और आपको लग रहा है गलत डिसीजन ले रहे हैं, सो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि उस टाइम पे हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम वहाँ पे जैसे उसका ट्रीटमेंट चलाना है, क्या करना है, हमें डिसीजंस लेने पड़ने हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, और जब राइट टाइम आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी भी हमें आनी चाहिए। हम मोस्टली घरों में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो लेते हैं हम सारी, अपने लव्ड वन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ले लेंगे, बट जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की आती है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते नहीं हैं, तो को डिपेंडेंट बिहेवियर आता है। इसके आगे बढ़ते हुए, सो मेंटेनिंग बाउंड्रीज, जैसे कि हमने ये सारी बात बोली कि बाउंड्री अगर इंटैक्ट होएगी तो आप भी अपनी टेक केयर कर पाओगे और अपने लव्ड वन की भी टेक केयर कर पाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा अपने लिए टेक केयर करने का। एक बाउंड्रीज की बात मैं करना चाहूंगी,
जब हम आपको साइको एजुकेट करते हैं या जब हम सेशंस लेते हैं, तो हम आपको कई बार बताते हैं कि ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। जैसे रेड स्टैंड्स हो गए। रेड स्टैंड्स में हम बताते हैं कि कुछ देर के लिए पेशेंट के पास गाड़ी भी नहीं होगी, वो अकेले भी नहीं जाएगा, उसके पास पैसे भी नहीं होने चाहिए, और उसको हमने फोन नहीं देना अभी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रीजन ये नहीं होते कि हम उसको कोई तसीहे देना चाहते हैं, कोई सजा देना चाहते हैं। फोन, पैसे, गाड़ी, ये 3 चीजें एसोसिएशंस हैं। इनको एसोसिएशंस बोलते हैं, जबरदस्त एसोसिएशंस हैं। आप अगर फोन से उसके सिम भी निकाल दोगे ना, आपने उसको फोन पकड़ा दिया ना, उसकी इतनी एसोसिएशंस बनी हुई है, उसकी उंगलियां अपने आप घूम जानी है उन्हीं नंबर्स पे जिनको वो कॉल करते थे अपनी एडिक्शन की। उनकी एसोसिएशन जितनी बनी हुई है फोन के साथ। फिर यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक पेशेंट के, हमारे लव्ड वन की मम्मा का कॉल आया कि इसने ना वो वाले गाने सुनने शुरू किए वो जो पहले सुनता था। मैम इसको क्रेविंग आ गई है बहुत ज्यादा, अब बताओ, ये मुझे कह रहा है मुझे बाहर लेके जाओ। देन आई टॉक टू देम, फिर उनको बाद में कोई बात नहीं, इसको आइसक्रीम खिलाओ अच्छी सी, इसको अच्छा सा शेक पिलाओ, और ये वाले गाने बंद करेंगे और मेरी बात कराओ उससे। देन आई टॉक टू हिम एंड आई टोल्ड कि याद करेंगे हम कि 60 सेकंड से लेके 25 मिनट्स हैं आपके पास। ये 60 सेकंड से 25 मिनट्स आपने कैसे अपनी क्रेविंग्स को मैनेज करना है, एंड देन ही ब्यूटीफुली डिड इट। तो ये जो एसोसिएशंस होती है ना, फोन के साथ, हमारी गाड़ी की चाबी के साथ, एंड पैसों के साथ, जितने आएंगे उतना वहां ध्यान जाएगा, ना चाहते हुए भी क्रेविंग्स आएंगी। हमारा लव्ड वन हमें कहता है कि मेरे पे विश्वास करो, मैं अब नहीं करूंगा। आप तो पता नहीं डॉक्टर्स की बात ही मानी जा रहे हो, हर बात उनकी सुनी जा रहे हो, कब तक रोक के रखोगे? अल्टीमेटली तो मैं जाऊंगा। तो आपको इस चीज का जवाब दे, जब हम आपको इनिशियली बताते हैं, जो स्पेक्ट स्कैन्स आपको दिखाते थे कि हमारे ब्रेन में गड्ढे पड़ जाते हैं एडिक्शन की वजह से, वो गड्ढों को ठीक होते होते थोड़ा टाइम लगना है। जैसे 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 टाइम निकलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा, मेडिसिन अपना इफेक्ट करेंगी, वैसे वैसे हम बेटर होते जाएंगे। तो ये जो बाउंड्रीज है, अगर आपने बाउंड्री रखी है कि भाई ये काम नहीं करना तो नहीं करना, हम क्या करते हैं बीइंग पेरेंट्स, हम खुद ही वो बाउंड्री तोड़ देते हैं। बहुत सारी फैमिलीज ने जाते ही 500 रुपए पकड़ा दिया, ले कोई गाल नहीं, कुछ नहीं होता। वो 500 आया, 500 से पैग भी आया, सिगरेट भी आई, बाकी चीजें भी आई, एनर्जी। यहाँ से ही हम देखते हैं, हमें नो बोलना नहीं आता। यहाँ से डिस्चार्ज होगा, बाहर गाड़ी में कौन बैठा हुआ है ड्राइविंग सीट पे? पेशेंट बैठा हुआ। कि हमने बोला है कि ड्राइव नहीं करना अभी, बट यहाँ से निकलते ही हमसे ना ही नहीं बोली गई, वो उसने गाड़ी की चाबी ले ली, हाँ भी चलो मैं ड्राइव आपको इसका बताते हैं, हमारे एक फैमिली ने बहुत सुंदर तरीके से लर्न किया था। छुट्टी हुई, पेशेंट गए, उनको पूरा साइको एजुकेट किया गया, उन्होंने कोई एडिक्शन नहीं ली, बस ड्राइविंग सीट की जिद की। हाईवे पे ड्राइविंग सीट इसकी सीट की जिद की, बट द फैमिली ब्रॉट हिम बैक, नॉट फॉर एडिक्शन, फॉर बिहेवियर। दिस इज असर्टिवनेस। अगर आपने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी है, तो आपने पेशेंट को कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि भाई खुली छूट है, अब मैं कर सकता हूँ जो मर्जी। इफ यू हैव सेड नो, दैट मीन्स नो। इफ यू हैव सेड कि नहीं करना, नहीं मिलना, तो इसका मतलब है नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि बीमारी का पार्ट है, अभी हम नहीं कर सकते। When you will be okay, when the treating team will tell कि yes now this is the right time you can do it, वो हम करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं, एक बाउंड्रीज का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप घर में ऊंचा नहीं बोलेंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे, रूड बिहेवियर नहीं करेंगे। पर जैसे पेशेंट घर आता है, एक ऊंची आवाज में बोलता है, रूड बिहेवियर करता है, हमारी धक धक वहीं शुरू हो जाती है। हम कहते हैं ले पै गया ही पंगा, अब ये नशा करने ना चल जाए या इसके वो वाले बिहेवियर्स वापस ना आ जाए, हम इसकी बात मान ही लेते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो मरीज हैं, उनकी मर्जी बीमार है, हमने ना चाहते हुए, देखो कोई इसमें कोई ब्लेम वाली बात नहीं है, कोई भी फैमिली मेंबर, कोई माँ बाप, कोई भाई बहन, कोई वाइफ नहीं चाहती कि उनका पेशेंट ही रहे। दे ऑलवेज वांट कि हमारा मरीज ठीक हो जाए, हमारा लव्ड वन ठीक हो जाए, बट बिकॉज ऑफ देयर ओन एंजाइटी, फियर ड्रिवन होते हैं ना हम डर से चलते हैं, हमारा ब्रेन भी डर से चलता है, हमारे डर इतने बैठे हुए हैं
फियर ड्रिवन होने की वजह से हम जाते ही सारी बातें मानना शुरू हो जाते हैं और वही सारी चीजें हमने ट्रीटमेंट से पहले की होती है सेम। तो हमारी बाउंड्रीज जो है ना हम खुद क्रॉस कर देते। बाउंड्रीज का मतलब है जो जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं उसको लिखें, उसको अबाइड करें और वो फिर क्रॉस नहीं होने चाहिए। मैंने एक बारी पहले भी पूछा था, किस ऐसे फैमिली ने अपने बच्चे से गाड़ी की चाबी इसलिए ले ली कि तेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, अब तेरे को एक हफ्ता गाड़ी नहीं मिलेगी, एक हफ्ता तुझे ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि तेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है। हम कर ही नहीं पाते, हम कभी भी कंडीशनिंग कर ही नहीं पाते, हम उनकी कंडीशन से चल रहे हैं, बल्कि क्योंकि हम कोडिपेंडेंट हैं, हम इतने कोडिपेंडेंट हैं कि हमने उनकी कंडीशन के हिसाब से चलना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, फॉलो अप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी रिकवरी बिल्कुल इनकम्प्लीट है अगर हम फॉलो अप्स नहीं करेंगे तो। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो कई बार हमने बोला है कि हम पेशेंट से नहीं हारते, हम फैमिली से हार जाते हैं। हम फैमिली से इसलिए हार जाते हैं क्योंकि फैमिली फियर ड्रिवन है, अपने डर से ऑपरेट कर रही होती है फैमिली। फैमिली के मन में बहुत सारे डर चल रहे होते हैं। आई एग्री कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स भी होते हैं, बट अगर मैं ये बोलूं कि फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हम हार्ट की प्रॉब्लम और कैंसर की प्रॉब्लम में कभी नहीं देखते। आई हैव सीन फैमिलीज जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए अपने खर्च कर दिए अपने एक कैंसर पेशेंट को बचाने के लिए। उनको पता भी होता है कहीं ना कहीं कि ये पेशेंट नहीं बचेगा, बट स्टिल दे कीप ऑन स्पेंडिंग मनी। पर जहां यहाँ पे एडिक्शन की बात आती है, यहाँ पे जब पैसे खर्चने होते हैं हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत स्ट्रेस आता है और हमारा आगे से जवाब यही होता है, अगे इन्हें खत्म करता है तो हुन पैसे कितों ले आइए असी। ठीक है, जब हम पेशेंट को लेके आते हैं ना, आई एम नॉट, विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू द फैमिलीज हियर एंड ऑनलाइन ऑल्सो, हम जब पेशेंट को लेके आते हैं हमारी विल यहाँ होती है क्योंकि हमने इतना सहा होता है, हम इतना ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, इतनी पेन में होते हैं ना कि हम कहते हैं जैसे भी करो मैम बचाओ, डॉक्टर साहब जैसे भी कर सकते हो आप बचाओ, आप जो बोलोगे हम करेंगे। सानू विकना पे, सानू घर छड़ के आना पे, सानू दूसरी सिटी तो अमृतसर आना पे, असि सब कुछ करने तैयार है, लेकिन ये इनिशियल 1 वीक 15 डेज और 1 मंथ में होता है बस। उसके बाद हमारी विल जो यहाँ होती है ना वो यहाँ चले जाती है। आज सुबह ही ना हम मॉर्निंग मीटिंग में सर ने बड़ा अच्छे से एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि हमने वो दुख जो है कि दुख में सिमरन हर सब करे, सुख में करे ना कोई। ठीक है, जो सुख में सिमरन करे उसे दुख कहाए का होए। सो हमारा सिमरन तो देखो यहाँ पे फॉलो अप ही है। जैसे मैम ने बोला कि जब बिल्कुल खत्म हुए होते हैं विल यहाँ पे होती है, ठीक है ना, तो हम आते हैं कि आपने 3 महीने क्या रखना, आप 6 महीने रखो, बिकॉज हम इतने दुखी होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम तब सिमरन सब करने को तैयार हैं, बट जब फैमिलीज में थोड़ा सा इत्मीनान आना शुरू हो जाता है, जब वो देखते हैं कि पेशेंट ठीक है, हंस खेल रहा है, सब कुछ है, वो सिमरन करना बंद कर देते हैं। और सिमरन इस रिकवरी में क्या है, हमारा फॉलो अप और सक्सेस इज विद द फैमिली। हम बार बार बोलते हैं, आप अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, हमारे साथ नहीं इस मकसद में साथ चलोगे, हम अकेले आपके लव्ड वन को ठीक नहीं कर पाएंगे। एक चीज आपको बता दें, देखिए प्लीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से दिस थिंग यहाँ पे खड़े होके, लेकिन जीना मरना बाबा जी के हाथ में है। आप और हम कुछ नहीं है, हमारे करने से या कहने से किसी की जान नहीं चली जानी। आपको ये समझना पड़ेगा, आपका लव्ड वन पहली बार खतरे में है। आपका लव्ड वन नशे की वजह से या उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर बाहर घूम रहा है और अनट्रीटेड रह गया है तो वो खतरे में है, पूरे खतरे में, इतने ज्यादा खतरे में है कि मैं बता नहीं सकती। अगर हम ट्रीटमेंट में हैं तो हम हार्म रिडक्शन भी कर रहे हैं, उसकी जान भी बचा रहे हैं। जिस दिन आपके लव्ड वन ने आपको ये कह दिया, हुन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ करके दिखावांगा, हुन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मार के दिखावांगा, हुन मैं ज्यादा करके दिखावा जाके, वो जो हमारा फेयर थोड़ा सा डाउन गया होता है ना, वो उसकी इतनी हाइटेंड इमोशन आ जाती है,
इतना हाइटेंड फियर आ जाता है ना हमारे में कि हम फिर एक तो प्री डिस्चार्ज करा लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली हमारा ट्रीटमेंट सैबोटेज हो जाता है, फिर हमारा ट्रीटमेंट बीच में ही रह जाता है। आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस, इतने सालों से मैंने उन फैमिलीज को सक्सेसफुल देखा है जिन्होंने फुल सरेंडर और फेथ किया। जिन फैमिलीज ने पूरा सरेंडर और फेथ से ट्रीटमेंट कराया है, आज की डेट में आई हैव सीन 24+ years उनकी फैमिली पूरी की पूरी रिकवरी में आ गई है। मतलब पेशेंट क्या, उनकी वाइफ क्या, उनके बच्चे भी। मतलब पार लगने वाली बात है ना, हम कहते हैं आर या पार। जिन्होंने तो सरेंडर और कंप्लीट फेथ दिखाया है वो अब पार लग गई हैं, मतलब वो जुड़ गई हैं साथ में। और कुछ फैमिलीज हम देखते हैं जो नहीं जुड़ पाती हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से या पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट ले रही हैं, वो आर और पार के बीच में ही लटक रही हैं। वी हैव सीन दैट एम्बिवेलेंस, वो एम्बिग्यूटी उनमें दिखती है, वो कश्मकश, वो जद्दोजहद उन फैमिलीज में नजर आती है कि वो अभी आर या पार में नहीं लग पाए, वो उनकी नाव अभी कहीं ना कहीं बीच में ही है। और बीच में हम कहते हैं कि मिजरी है। कहीं ना कहीं हमेशा हमारा खौफ, हमें दहशत पेशेंट के बिहेवियर की हर बार लगी है, बिकॉज फैमिलीज जो है वो कंप्लीट सरेंडर नहीं कर पाए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए 1 मिनट, अभी एक पॉइंट रह गया है फॉलोअप का, मैम भी बताएंगे। एडिंग दैट, जब हम कह रहे हैं कि फॉलोअप्स दे आर द आफ्टर केयर प्लान्स, जब हम कह रहे हैं कि बीमारी आपकी क्रॉनिक है तो लगातार चलेगी, तो बीमारी की मैनेजमेंट के लिए, असेस करने के लिए पेशेंट की कितनी प्रोग्रेस है, उसके ट्रिगर्स कैसे हैं, कौन से हैं, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहा है, तो एक साइकोलॉजिस्ट को या एक प्रोफेशनल को असेस करना पड़ता है उसका फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। उस फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए कि बीमारी किस स्पेस पे चल रही है और पेशेंट उसको किससे कैसे मैनेज कर रहा है, तो हमें इन आउट का प्रोग्राम करना पड़ता है। अगर आप इस कन्विक्शन के साथ इस बीमारी को लेते हैं, क्रॉनिक बीमारी है, तो ट्रीटमेंट साथ चलेगा, लंबे समय में चलेगा, तो फॉलोअप्स इंटेग्रल पार्ट हैं ट्रीटमेंट के। फॉलोअप्स का मतलब क्या है कि पेशेंट बाहर गया, उसने अपने आप को एनवायरनमेंट के में एक्सपोज किया, उस एनवायरनमेंट में उसके क्या ट्रिगर्स हुए और उसके पास कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजीज थी, कैसे स्किल्स थे जिसमें वो अपने आप को मैनेज कर पाया, कि थोड़ा सा लुढ़क गया, जब उससे नहीं हो पाया आके हेल्प सीख करें। सो फॉलोअप्स बेसिकली वापस हेल्प सीख करने का प्रोग्राम है कि आइए उन चीज़ों पे अपनी वापस स्ट्रेंथ को रीगेन करें, कि ताकि बाहर के लिए रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है कि बाहर की दुनिया के लिए हम आपको वापस खड़ा कर रहे हैं, और वो खड़ा करने के लिए आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली। और उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कौन सी पावर चाहिए, कौन सी चार्जिंग पॉइंट चाहिए आपके प्रोग्राम की। आप पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं, आप फोन चार्ज करते हैं, कभी ऐसा है कोई गाड़ी है जिसको आपने वापस पेट्रोल रिफिल ना कराया हो? आप लोग फोन चलाते हैं, कभी ऐसा फोन है कि एक बार चार्ज किया कभी उसको वापस चार्ज नहीं किया? तो इस बीमारी में अपने आप को वापस चार्ज करने के लिए, क्योंकि बीमारी जब एक सोच से ऑब्सेशन पे बदलती है और ऑब्सेशंस वापस आगे क्रेविंग और कंपल्शन में चलते हैं, तो इसका मतलब ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? सोच। तो एंटीडोट क्या बना उसका? फॉलोअप, कि वो फॉलोअप्स पे आके अपने थॉट, मूड और बिहेवियर को वापस असेस करता रहे कि मैम ये सोच अभी भी आती है। बट क्या होता है, हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं, डिटॉक्स करा लिया, काउंसलिंग करा ली, थेरेपी करा ली, दवाइयां कर ली, एंड द मेजर पार्ट क्या है फॉलोअप्स का, वो हमारा नहीं होता, जिसके कारण वापस बीमारी अटैक करती है। बीमारी तो कह रही है, हमने देखा बीमारी चुस्त है, चालाक है, वो ट्रैप बिछाएगी, और वो ट्रैप को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब आप फॉलोअप्स में आओगे, क्योंकि आपकी बीमारी आपको बेफल करेगी, आपको भलेखे में डालेगी। सो फॉलोअप में फीडबैक फ्रॉम द फैमिली, फीडबैक फ्रॉम द सेल्फ, कि मैम ये ट्रिगर्स थे, इस एनवायरनमेंट क्यू में मेरे को सोच आई, एंड वापस यू कम, आप वापस इन आए, और इन में आके आपने दोबारा हेल्प सीखी। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉलोअप्स। इन आउट, अभी इन है, फिर आप आउट जाएंगे, एंड अगेन यू विल कम इन। इन मतलब वापस आके आप अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, क्योंकि बीमारी बहुत चालाक है, बीमारी बहुत ताकतवर है,
अनटिल अनलेस आप उसको वापस चार्ज नहीं करोगे, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, आप इस बीमारी में आगे नहीं चल पाओगे। एंड दैट्स द रीजन फॉर रिलैप्स। जौन से पेशेंट्स फॉलोअप्स को तोड़ते हैं, बीमारी उनके ऊपर हावी करती है, तो इधर प्रोग्राम नीचे जाएगा तो ऊपर कौन आएगी? पेशेंट की बीमारी। तो उन दोनों को टेम करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फॉलोअप्स। एक ना टर्म होती है, उसको बोलते हैं क्विक फिक्स। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी ह्यूमन नेचर है, हमें क्विक फिक्स चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि आफ्टर 2-3 मंथ्स ट्रीटमेंट, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मन मर्जी जो है ना वो बीच में लेके जाएगी। मन मर्जी ये कहेगी 1 महीना बहुत है, 2 महीने बहुत है, बस ठीक है। यहाँ तक कि 2.5 महीने बाद भी मर्जी कहती है बस बहुत है, हो गया। देन आफ्टर 3 मंथ्स ट्रीटमेंट, ये जो हमारी बीमारी है, ये जो हमें कहती है कि मुझे और जरूरत नहीं है, दवाई खानी है, कोई बात नहीं। जो मैम ने बोला कि जब आप आते हैं फॉलोअप में तो हम पूरा देखते हैं क्या चैलेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या पेशेंट को चैलेंजेस आए, क्या फैमिली को चैलेंजेस आए, कितनी क्रेविंग्स आई, कितने मूड इश्यूज आए, कितनी नींद की समस्या आई और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। वी हैव टू डील विद इट। वही मैं कह रही हूँ, व्हील पहले यहाँ होती है फिर यहाँ चले जाती है। हमारे पास कई ऐसे लव्ड वन है जो 2-3 रिलैप्स हो गए हैं, जिनके 5-6 रिलैप्स हो गए हैं। क्यों? रिलैप्स होने का एक ही कारण है, follow-up was missed, connection was missed, that commitment was missed, that compliance to the treatment was missed and that consistency was missed. हमने, फैमिली ने भी कहीं ना कहीं क्विक फिक्स किया, जैसे पेशेंट ने बोला वही किया। एंड देन व्हेन यू गिव दिस आंसर ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, बाहर जाके नहीं ये काबू आंदा जे, तो व्हाट इज दिस? इतना साइको एजुकेट करने के बाद भी आपको बता दिया है कि अभी 2.5 साल लगने हैं ब्रेन को ठीक होने में, तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट चाहिए, दवाइयां चाहिए। देखिए एक बात बता दें, अगर ये ट्रीटमेंट सिर्फ काउंसलिंग से हो सकता तो अभी कोई एडिक्शन वाला पेशेंट होना ही नहीं था। कोई पेशेंट नहीं होना था जो एडिक्शन की बीमारी में जूझ रहा होता। क्यों? आप बहुत काउंसलिंग कर चुके हैं पहले, हमारे से पहले। आप यहाँ लाने से पहले आप घर के दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सब लोग पेशेंट को समझा चुके हैं। अगर सिर्फ समझाने से और काउंसिल करने से ये बीमारी ठीक होती तो आज कोई मरीज ना होता। हमारे डोपामिन के लेवल्स इतने बढ़ चुके हैं, इतने एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं, जिसके लिए हमें मेडिसिन की जरूरत है। उसको मैनेज करने के लिए मेडिसिन की जरूरत है। जहां मेडिसिन बंद होती है, जहां फॉलोअप बंद होता है, वहां पे सारे के सारे सिम्टम्स फिर से आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज कोडिपेंडेंसी। एंड जो मैम कह रहे हैं, जो आपने काउंसिल किया, एंड दैट काउंसलिंग वाज बेसिकली बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस। और यहाँ पे जो प्रोफेशनल टीम अपनी काउंसलिंग, अपनी थेरेपी करती है, आपके कॉग्निटिव एरर्स, आपकी थिंकिंग एरर्स, डिस्टॉर्शंस को निकालती है, सारे मेंटल प्रोसेसेस को, आपके इमोशंस को जब वो रेगुलेट करने में जो वो सारी वो चीज़ें देखती हैं, तो वो एक साइंटिफिक बेस्ड पे प्लान होता। ये जो हमारी बीमारी है ना, ये डाउट पे है, डाउट ऑन सेल्फ एंड डाउट ऑन अदर्स। आप बताइए, आप जब भी मिलना चाहते हैं तो आपका पेशेंट आपसे क्या मांगता है? क्या मांगता है जी आपसे? छुट्टी। हाँ जी, लै चलो ते बार बार पूछता है, डेट पूछता, उन्होंने की कहने आ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ डेट बार बार पूछता है और बार बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है कि लै चलो और ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕੋਈ सवाल करी ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? आस्किंग फॉर रीश्योरेंस। रीश्योरेंस मांगता है वो आपसे। यही रीश्योरेंस वो बार भी मांग रहा था आने से पहले, और वो हम देते रहे। इसलिए हम रीश्योरेंस दे देते हैं कि चल शायद रीश्योरेंस देने से ना इसका मन टिक जाए, शायद ये शांत हो जाए। तो आपको बता दे, ये बीमारी ऑब्सेशन ऑफ माइंड की है। ये ऑब्सेशन इतनी चलती है दिमाग में, जितनी मर्जी तसल्लियां दे दो, शांत नहीं जी होना। वो कहीं ना कहीं हम रीएश्योरेंस देते उसकी बड़ी सुंदर तरीके से, हमें पता भी नहीं होता हम उसकी बीमारी बढ़ा रहे होते। हम एनेबलिंग कर रहे होते हैं ना चाहते हुए, इसको भी कोडिपेंडेंसी बोलते हैं। हम ना चाहते हुए उसकी हर बात मान रहे होते हैं। मैं इनके सामने बोलती हूँ, बात नहीं माननी होती क्योंकि मर्जी बीमार है। अगर मर्जी ठीक होती तो आज हम मर्ज ना होते, ना ही मरीज होते। ये मर्ज भी ना होता और हम मरीज भी ना होते अगर हमारी मर्जी ठीक होती। आपको ना एज अ फैमिली 3 चीजों पे काम करना होता है।
मतलब अगर घर पे हमने स्टेबिलिटी लेके आनी है तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। घर में जो आपके इंटरेक्शंस के जो स्टाइल चल रहे हैं उस पे काम करना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हमें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी। ये 3 चीज़ों पे अगर काम करते हैं तो अपने लव्ड वन की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ना हम अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बदलते हैं, ना हम अपने इंटरेक्शन स्टाइल को बदलते हैं, ना हम कोई ना कोई बाउंड्री लगाने में उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन जहाँ हमको इम्पोज करते हैं। हमें लगता है कि जो जैसे था बिल्कुल वैसे चलेगा, अब ये इलाज करा के आ गया तो अब ये ठीक है। तो हम हाँ जी, द 3 थिंग्स दैट यू नीड, दैट इज लाइक टू चेंज इन योर कम्युनिकेशन स्टाइल। आपके बातचीत करने का तरीका क्या है? क्या आपके बातचीत करने का तरीका वही है जहाँ पे आप क्रिटिकल थे, बिल्कुल ऑफेंसिव हो जाते थे? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई आपका कम्युनिकेशन के जो स्टाइल है, पैटर्न है, वो क्या है। देन द इंटरेक्शन स्टाइल, आप असर्टिव हैं, पैसिव हैं, अग्रेसिव हैं, आपका ये इंटरेक्शन स्टाइल कैसा है? सो ये आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसिव अग्रेसिव है, आप चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि आर वी इम्प्लाइंग द बाउंड्रीज, मतलब कुछ रेड स्टैंड्स मिले हैं। बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि कुछ लिमिट करना, यू हैव टू से नो, और आप क्या नो कर पा रहे हैं। तो तीनों चीजें अगर वो आप करते हैं तो आप एक पेशेंट की, अपने लव्ड वन की रिकवरी को सपोर्ट करते हैं। एंड दिस इज, ये भी तो फीडबैक फॉलोअप पे होगा ना कि मैम ना नहीं की जा रही। हमें कैसे पता लगेगा दैट यू नीड हेल्प? जब पेशेंट को नीड उस तरह से उसकी हम उस डायरेक्शन में उसको हम हेल्प करें, जब सपोर्ट करें, वो तब होगा जब ये इन आउट का प्लान साथ चलेगा। सो 5 चीजें, डिटॉक्स हुआ, दवाइयाँ चली, काउंसलिंग हुई, थेरेपी हुई, एंड द 5th थिंग दैट्स कॉल्ड हमारा फॉलोअप्स। ये 5 उंगलियां साथ चलती हैं तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। इनमें से एक भी गई चीज तो ट्रीटमेंट बिखर जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे उनको जब आप इवैल्यूएट करोगे तो आपको अपनी एक पता लगेगी ग्रोथ कितनी हो पा रही है। नहीं है तो चलिए, लेट्स टेक सपोर्ट, लेट्स टेक हेल्प। तो ये आपको उस चीजों में मदद करेगी। थैंक यू सो मच जी। आज की मीटिंग हम ओवर करते हैं।